हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जो कि राजनीतिक शास्त्र का होने वाला है। ये कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो विमर्श पोर्टल पर क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है, उसका सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर 1 है सेकेंड बुक का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। ये वाला जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करवा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 को। ओके, चैप्टर 2 है हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और फिर जो हमारे 2 मार्कर एंड 4 मार्कर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1985, या फिर 27 दिसंबर 1981, या फिर 26 दिसंबर 1982, या फिर 28 दिसंबर 1981। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहने वाला है 25 दिसंबर 1985 को कांग्रेस का गठन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो जी हाँ, राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, बलराज घोष, या सी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री राजगोपालचारी द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मतदान का तरीका प्रचलित है, यानी कि वर्तमान में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है उसमें कौन सा तरीका? तो ये आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, कौन थे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री? चौधरी चरण सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राम, या फिर मीराबाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि क्या थे? हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इस तरीके से हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सत्य। हाँ, वो स्वतंत्र पार्टी से थे। उसके बाद एस ए डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो ये इसका भी रहेगा सत्य। हाँ, थे। उसके बाद विद्यार्थी परिषद एक राजनीतिक दल है। तो नहीं, विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक दल थोड़ी ना होता है, तो इसका आएगा असत्य। उसके बाद किसान संगठन लोकसभा का चुनाव करता है। तो नहीं करता है। किसान संगठन क्या लोकसभा का चुनाव करेगा? नहीं करेगा ना, इसलिए आएगा इसका भी असत्य। उसके बाद मीरा कुमार भारत की प्रधानमंत्री थी। नहीं थी, हमने कभी नाम ही नहीं सुना कि हमारी प्रधानमंत्री मीरा कुमार थी। ओके, चलिए, तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ। चलिए इनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा सुकुमार सेन थे। ओके, कौन थे? सुकुमार सेन। जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, सुकुमार सेन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कामराज योजना में बनी थी, कब बनी थी? तो ये बनी थी 8 अगस्त 1963 को। ओके, कब? 8 अगस्त 1963 को कामराज योजना बनी थी। उसके बाद जनसंघ का चुनाव था, क्या था? दीपक था। ओके, क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे, कौन थे? तो इसका आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना। तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद अशोक मेहता पार्टी से संबंधित थे। जो अशोक मेहता थे वो किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। किस पार्टी से? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने देख ली। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो, सबसे पहला है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। ओके, तो ये आंसर लिखना है आपको कि पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, लेकिन इसे 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। ओके, उसके बाद एक दलीय प्रभुत्व से क्या तात्पर्य है? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है एक दल की सत्ता, एक दल की सत्ता की प्रधानता, उसको हम क्या बोलते हैं? एक दलीय प्रभुत्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं। भारत में चुनाव का दायित्व है किसके लिए है? चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो चुनाव आयोग लिख दीजिए या फिर आप निर्वाचन आयोग लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 5 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह बताइए। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हाथ का पंजा, कमल का फूल, साइकिल, हाथी और झाड़ू। ये 5 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नीति। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी गुट में शामिल न होना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। सही जोड़ी मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसका होगा बेलग्रेड में। आपको पता है ना, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद है पंचशील, तो इसका आएगा डी, क्योंकि इंडिया ने ही पंचशील समझौता किया था चाइना से, चाइना और इंडिया ने मिलकर। ओके, उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा जनसंख्या। ओके, उसके बाद दल बदल विधेयक, तो इसका क्या आएगा? बी, भारत। ओके, और उसके बाद है किसान सभा, तो इसका क्या आएगा? दबाव समूह। ओके, तो मैं एक बार यहाँ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि पहले का आ रहा है ई, दूसरे का आएगा डी, और तीसरे का आएगा ए, चौथे का आएगा बी, और पांचवे का आएगा सी। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जो कि बड़े क्वेश्चन से जिनके आंसर बड़े होने वाले हैं, मीन्स। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी के सिद्धांत क्या है? यानी कि जो समाजवादी पार्टी बनी थी वो किन प्रिंसिपलों पर काम करती थी? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है समाजवादी पार्टी के निम्नलिखित सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। यानी कि जो समाजवादी लोग थे वो किस तरह की विचारधारा रखते थे? समाजवाद की, और इस आधार पर वे कांग्रेसी तथा साम्यवाद दोनों से अलग थे। ओके, तो ये पहला उनका सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाने में विश्वास करती है जहां समानता के सिद्धांत पर कार्य हो। यानी कि जो समाजवादी पार्टी है उसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है? समानता, यानी कि अमीर गरीब जैसी कोई चीज़ ना हो, सबके सब क्या हो? समान हो। तो ये समाजवादी पार्टी के 2 सिद्धांत थे। तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है जनमत क्या है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं कि जनमत की। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जनमत, जिसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है। ओके, तो यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं के मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो अगर किसी चीज़ को कोई भी बात आती है और उस इलाके में रहने वाले लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए जब हम उनकी राय लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह बोलते हैं। यानी कि जनता का मत, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या राय है इस बारे में, वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, आगे हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर, दबाव समूह क्या है? यानी कि दबाव समूह किसे कहते हैं, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं दबाव समूहों के संदर्भ में कहा जाता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए उन पर दबाव डालता है, तो उसे कहते हैं, उस संगठन को दबाव समूह कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई संगठन होता है जो क्या करता है, अपने हितों के लिए, अपने फायदे के लिए राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करता है या राजनीतिक सत्ता पर दबाव बनाता है, तो उस संगठन को हम दबाव समूह कहते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ इसके बाद क्वेश्चन आएगा सत्तारूढ़ वाला। तो सत्तारूढ़ के क्या कार्य थे, हमें ये बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उनके कार्यों को भी। तो देखिए, सत्तारूढ़ दल के क्या कार्य थे? तो प्रतिनिधित्व करना सत्तारूढ़ दल का प्रमुख कार्य है। ओके, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सत्तारूढ़ दल होता क्या है? तो जो भी शासक रहता है, जो भी दल, राजनीतिक दल शासन करता है, ओके, जो भी पार्टी जीतती है, जो पक्ष होता है, उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। तो इसका पहला काम क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना, यानी कि देश का नेतृत्व करना, देश की सरकार का। और दूसरा क्या होता है? राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना, यानी कि पॉलिसी बनाना भी
इसी सत्तारूढ़ दल का कार्य होता है। जैसे कि अभी सत्तारूढ़ दल कौन है? भाजपा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, हमने जो 4th नंबर तक के क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ये सत्तारूढ़ दल के क्या कार्य है ये भी मैंने आपको उसी के साथ बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, विपक्ष की क्या भूमिका थी या क्या भूमिका है, विपक्ष का क्या रोल है, उसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका आज की सरकार पर सवाल उठाना और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह ठहराना है। यानी कि जो विपक्ष होता है उसका काम क्या होता है, अगर सरकार कोई भी काम कर रही है तो उस पर सवाल उठाना और जनता के प्रति जवाबदेह ठहराना। इससे सत्ता पक्ष की गलतियों को सुधारने में भी मदद मिलती है। यानी कि जो सत्ता में जो दल है वो कुछ अगर गलतियां करेगी तो उसको रोक टोक करेगा विपक्ष, ताकि क्या हो सके, देश का भला हो सके। विपक्ष देश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। तो विपक्ष की लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, तो जैसे कि विपक्ष कौन आता है आपको जो पता है, जो भी दल सरकार नहीं बना पाती है, राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस नहीं बना पाई, तो वो क्या है, विपक्ष है। और उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो सरकार कुछ भी गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उसकी आलोचना करती है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, हमारे प्रश्न क्रमांक 6 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, ये जो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 था इसके सारे क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। चलिए एक एक कर इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को समझाइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बहुदलीय प्रणाली होती क्या है। ओके, तो आपको आपके आंसर की शुरुआत भी बिल्कुल इसी तरीके से करनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बहुदलीय प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है। ओके, देखो, वह प्रणाली जिसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है। ओके, सभी दल सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा इंडिया में होता है, भारत में। ओके, भारत में बहुत सारे दल है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सबकी प्रधानता होती है और सरकार बनाने में के लिए सब में के बीच प्रतिस्पर्धा भी होती है। कई दलों को मिलाकर बहुत बार साझा सरकार भी बनती है। यानी कि बहुत सारे जो राजनीतिक दल होते हैं वो गठबंधन करके भी साझी सरकार भी बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? बहुदलीय प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ओके, अब हमें ये बताना है कि भारत में किस तरीके से है। तो बिल्कुल भारत में जैसे मैंने बताया उसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां हैं और वो आपस में प्रतिस्पर्धा करती है सरकार बनाने के लिए और कभी कभी मिलकर साझी सरकार भी बनाती है। अतः भारत में भी बहुदलीय प्रणाली क्रियाशील है। भारत में इतने अधिक दल है कि उनकी संख्या निश्चित करना ही कठिन है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ज़्यादा है इंडिया में। प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा में 23 दलों के प्रतिनिधित्व चुने। यानी कि फर्स्ट आम चुनाव के तुरंत बाद ही कितने? 23 दल के प्रतिनिधित्व चुने गए। भारत में कई दलों के रहते हुए भी केंद्र में मार्च 1977 तक एक ही दल का बहुमत यानी कि वर्चस्व रहा। आपको पता है ना, कांग्रेस का हमने पढ़ा है चैप्टर में, आगे भी पढ़ेंगे हम, चैप्टर 5 आएगा उसमें कि कांग्रेस का कितना वर्चस्व रहता है, और इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। तो 1977 तक मात्र कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा, अतः कांग्रेस का ही प्रभुत्व कायम रखा। भारत में कई राजनीतिक दल है जैसे समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अतः भारत क्या है? एक बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित है। सिंपल सी बात है, बहुदलीय का मतलब है बहुत सारे दल होना। ओके, तो हमारे इंडिया में ये है। तो बस आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस लाइन का। ओके, ये इस तरीके से पूरा आ जाएगा एक ही बार में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ व हानियों को समझाइए। अभी हमने बहुदलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक दलीय व्यवस्था और उसके लाभ यानी कि उसकी क्या बेनिफिट है और उसकी क्या हानियां हैं उसको समझने वाले हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं।
तो फ्रेंड, जैसा कि इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक दलीय प्रणाली, पद्धति या एक दलीय प्रभुत्व क्या होता है। देखो, जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो, यानी कि जिस शासन व्यवस्था में क्या हो, मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक दल हो और उसका ही सब जगह कंट्रोल हो। सरकार की नीति निर्धारण करने में भी वही राजनीतिक दल क्या हो, प्रभावशाली हो। ओके, तो उस पद्धति को या उस प्रणाली को हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली या एक दलीय प्रभुत्व। यानी कि कुल मिलाकर इतना कहना है कि जहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो, एक ही पार्टी की चलती हो, तो उसे कहते हैं एक दलीय प्रणाली। अब जब ऐसी स्थिति कहीं किसी राष्ट्र में होती है तो उसके कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियाँ भी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लाभ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको लाभ तीनों लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट है, एक राजनीतिक दल का ही प्रभाव रहने के कारण राज्यों के कार्यों में कम खर्च तथा कम समय लगता है। यानी कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का हर जगह प्रभाव होता है तो क्या होता है, कोई भी काम अगर करवाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, उसको बिल पास करवाना है, तो वो काम कम समय में हो जाएगा और कम खर्च में हो जाएगा। इससे काम क्या होगा, सफलतापूर्ण हो जाएगा। तो ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा है, एक दलीय व्यवस्था में जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर समाप्त हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। जब अधिक से अधिक पार्टियों का प्रभाव नहीं रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी, तो इससे जो आम जनता होती है उसमें गुटबाजी नहीं बनेगी और राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। उसके बाद थर्ड को देखते हैं। एक दलीय पद्धति में शासन की नीति निर्माण का एक ही दल के नेता द्वारा किया जाता है। इससे प्रशासन में कुशलता पाई जाती है। यानी कि जब एक ही राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई भी पॉलिसी मेकिंग करेगा, नीति निर्माण करेगा, तो उससे क्या होगी, प्रशासन करने में कुशलता आएगी। तो ये तीन मुख्य इसके फायदे थे। अब बात करेंगे इसकी हानि की। जब ऐसी स्थिति होती है किसी राष्ट्र में तो उसके क्या क्या हानि होती है। ओके, उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट, एक दलीय पद्धति में केवल एक ही दल का नियंत्रण होता है। इस पद्धति में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक ही दल का प्रभाव होता है या नियंत्रण रहता है। जब एक ही रहेगा तो जो व्यक्ति रहती है, जो जनता रहती है, उसके पास ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं रह पाती है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह पाते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड है, एक दलीय पद्धति में एक दल की निरंकुशता को बढ़ने का भय रहता है। यानी कि जब एक ही दल पूरी की पूरी राज्य को कंट्रोल कर रहता है तो उसकी निरंकुशता का बढ़ने का डर हमेशा से रहता है। अब उसके बाद थर्ड है, एक दलीय पद्धति में दल के सदस्य दल के प्रति भक्ति भाव रखते हैं और राष्ट्रीय हितों की क्या कर देते हैं, अपेक्षा कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब एक ही दल का प्रभाव रहता है तो राष्ट्रीय हितों को भूलकर केवल और केवल दल के प्रति ही समर्पित रहते हैं। तो ये कुछ हानियाँ और कुछ लाभ थी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 4 मार्क्स में तो इसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन, उसके बाद ये इसके तीनों लाभ और उसके बाद ये तीनों के तीनों इसकी हानियाँ आपको बतानी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक को समझाइए। तो ये दल बदल विधेयक क्या है, इसे हम समझते हैं। देखो, एक बात बोलूँ, जो ये आपकी क्वेश्चन बैंक बन के आई है, इसमें जो दल बदल वाला क्वेश्चन है और ये कुछ क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के नहीं है। मीन्स जब आप चैप्टर 5 वगैरह पढ़ा होगा, आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा, तो ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बैंक बनाने वाले ने आपके चैप्टर 2 में ही दे दिए हैं। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, हम इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से काफ़ी मात्रा में आने की संभावना है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर वाला, दल बदल विधेयक को समझाइए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से उसका आंसर होने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दल बदल होता क्या है। चलिए देखते हैं। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, इसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति, जैसे एमपी का उदाहरण लो, एमपी अभी सबसे बेस्ट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको पता है एमपी में कौन थे, सिंधिया जी थे। ओके, सिंधिया ने क्या किया, चुनाव कहाँ से लड़ा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से। ओके, और कांग्रेस पार्टी से लड़ने के बाद वो कहाँ चले गए, बीजेपी में चले गए, कांग्रेस को छोड़कर। यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, अपने दल को बदल लिया, और इसी को क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। यही तो बात है यहाँ कही हुई कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल से चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाए, तो उसे कहते हैं दल बदल। अब हालांकि आज़ादी के कुछ वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों
द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों को जोर तोड़ से सरकार बनने और गिरने लगी। जब दल बदल की ये राजनीति शुरू हुई तो क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई जो इसके लिए फिर हमें एक विधेयक बनाना पड़ा, यानी कि दल बदल कानून बनाना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे दल बदल को पूरी तरीके से बंद कर दिया, उसमें कुछ कंडीशन रख दी गई। ओके, तो उसी को कहते हैं दल बदल विधेयक। समझते हैं, देखो उसको भी। वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। यानी कि 1985 में जब 92वां संविधान संशोधन किया तो उसमें दल बदल विरोधी कानून, जिसे हम दल बदल विधेयक कहते हैं, उसे लाया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची होती है, जो अनुसूचियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो 12 अनुसूची कुछ इस तरीके की अनुसूचियाँ होती है। उसमें से 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल कानून को जोड़ा गया है। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? भारतीय राजनीति में दल बदल की जो एक कुप्रथा चल रही थी, इसको किसी न किसी तरीके से समाप्त करना। लेकिन ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं की गई है, क्योंकि इसके साथ कुछ कंडीशन यानी कि कुछ स्थितियाँ आज भी रखी गई है। ओके, तो ये इसका पूरा आंसर है और दल बदल विधेयक इसी को कहते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को समझाइए। जो हमारा ये क्वेश्चन था ना, विपक्ष की क्या भूमिका है, इसी से रिलेटेड है, बस अब हमें थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से समझाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है। सो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इसका आंसर। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश है। यह बात सर्वविदित है कि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, क्यों होती है, हम इसे कुछ पॉइंटों के द्वारा देखेंगे। जैसे सबसे पहली भूमिका ये है कि सरकार की रचनात्मक आलोचना करता है। कौन? विपक्ष। कैसे? देखो, समझो। सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। यानी कि जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है जो देश के लिए बनाई जाए, देश के विकास के लिए, तो सरकार क्या करेगी? एक पॉजिटिव नज़रिए से उसमें सारी अच्छाई दिखेगी। लेकिन विपक्ष क्या करेगा? उसमें जो कमियां हैं उसको भी बताएगा, जिससे क्या होगा? देश का फायदा होगा। तो पहला ये विपक्ष का है। दूसरा, सत्तारूढ़ दल की मनमानी पर प्रतिबंध लगाता है। कभी कभी क्या होता है, जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो सत्ता में जो राजनीतिक दल होता है, वो अपनी मनमानी अपने हिसाब से निर्णय लेता है, तो विपक्ष उसे अपनी मनमानी करने से रोक देता है। तो इस तरीके से वो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद तीसरा है लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। यानी कि विपक्ष दल भी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे? देखो, कई बार सरकार ऐसा काम करती है जो जनता के हित के लिए नहीं होता है, यानी कि जनता को बेनिफिट नहीं देता है। उस समय विपक्ष लोगों के अधिकार के लिए क्या करती है? आवाज़ उठाती है। ओके, उसके बाद चौथा है विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है और सवाल करता है, और उसकी निगरानी, यानी कि सरकार क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसकी पूरी निगरानी कौन करता है? विपक्ष करता है। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिख देना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए, ये इसे स्क्रीनशॉट, और आखिरी वाला इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्या डिमांड है वो समझ में आ गए होगी, और मैंने आंसर में उस सारी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो है अल्पमत की सरकार लोकतंत्र के लिए बाधक है, समझाइए। यानी कि जो अल्पमत की सरकार होती है वो लोकतंत्र के लिए किस तरीके से एक बाधा है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते हैं इसको भी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब कोई राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन के पास संसद में समस्त सीटों का बहुमत न हो तो उसे अल्पमत सरकार कहते हैं। ओके, मन में पहला प्रश्न तो यही उठता होगा कि अल्पमत सरकार क्या है? तो ऐसी सरकार जिसके पास सरकार बनाने के लिए पूरा का पूरा मत नहीं हो, जितने संसद के लिए जितनी सीटें चाहिए उसके बाद उतनी सीटें ना हो, तो उस सरकार को कहते हैं अल्पमत सरकार। इसे अल्पमत कैबिनेट और अल्पमत संसद भी कहा जाता है। ओके, अब ये लोकतंत्र के लिए बाधक कैसे होती है उसको समझेंगे। देखो, अल्पमत की सरकार लोकतंत्र के लिए बाधक होती है क्योंकि
अल्पमत की जो सरकारें होती है वो स्थायी नहीं रह पाती है, इस जिससे क्या हो जाता है, इनको कमज़ोर माना जाता है और इससे एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति को दुर्बल समझा जाता है। ओके, तो पहला इसीलिए लोकतंत्र के लिए बाधा है। भारत में अल्पमत की सरकार के समक्ष हमेशा से यह चुनौती रही है, यानी कि यहाँ पे समझ नहीं आएगा, यहाँ पे समक्ष आएगा। भारत में जो भी अल्पमत की सरकार बनी उसके समक्ष हमेशा से ये चुनौती रही है कि किसी भी विषय पर एक सहमति नहीं बन पाती है जब अल्पमत की सरकार होती है, क्योंकि बहुत सारे गुट मिलकर उस सरकार को बनाते हैं, इसलिए। ओके, उसके बाद एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखो, एनडीए के समय या एनडीए जब जीता हुआ था उस टाइम पे भारत और अमेरिका ने एक नागरिक परमाणु समझौता किया था। ओके, लेकिन तमाम चर्चा और कई स्तरों के बाद भी ये जो समझौता है लोकसभा और राज्य इस सभा में झूलता रहा। ओके, तो इस तरीके की कंडीशन बनती है जब अल्पमत में सरकार बनती है। ओके, उसके बाद अल्पमत सरकार के अस्तित्व को खतरा रहता है क्योंकि वो अल्पमत में कभी भी गिर सकती है। अक्सर इस संबंध में देखा जाता है कि कई दलों से मिलकर बनी सरकार को कई सिद्धांतों के मध्य समन्वय बनाना पड़ता है। अब अलग अलग दल मिलकर बनाते हैं अल्पमत होने के कारण, तो सबके अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, तो उनको सबको एडजस्टमेंट के साथ चलना पड़ता है। लेकिन बहुत बार सामान्यतः ये एडजस्टमेंट यानी कि समन्वय नहीं हो पाता है और अल्पमत सरकार लोकतंत्र की दुर्बलता को दर्शाना शुरू कर देती है। इसीलिए कहा जाता है, उपयुक्त लेख से स्पष्ट है कि अल्पमत की सरकार लोकतंत्र के लिए बाधक होती है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। 4 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 3 है उसकी पूरी की पूरी प्रश्न बैंक कंप्लीट हो जाती है, यानी कि प्रश्न बैंक का चैप्टर 2 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और 3 हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आज का सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बन के आए हैं जो बिल्कुल आसानी से उनके आंसर आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए अच्छे से इसको शेयर कीजिए, लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।